हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम संचयन में हामिद खां के बाद एक और नया और आखिरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका नाम है दिए जल उठे। अब ये जो चैप्टर है वो आज़ादी के समय हमारी प्रजा में, हमारे नेताओं में किस तरह का जोश था, देशभक्ति की भावना थी, उसके पर बहुत ही अच्छी तरह से नेता और प्रजा के बीच जो कड़ी थी वो कितनी गहरी थी उसको बताने की कोशिश हमारे लेखक ने की है। तो ये जो है वो महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा करने वाले थे और उसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे प्रयास किए और उन प्रयासों को नाकाम किस तरह से हमारे नेताओं ने किया, प्रजा ने किया, उस पर ये चैप्टर लिया गया है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित धुंधले पद चिन्ह नामक रचना से यह अंश लिया गया है। क्या नाम है उसका? धुंधले पद चिन्ह। इसमें 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए रास, गांव का नाम है, रास में पटेल की गिरफ्तारी तथा गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधी वर्णन है। घनी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से महिसागर पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया, इसका अद्भुत वर्णन पाठक को हतप्रभ कर देता है। तो पाठ का ये जो अंश है अत्यंत रोचक है, रुचिपूर्ण है। तो आपको भी इसके अंदर से क्या बोध लेना है कि जीवन मूल्यों के प्रति समझ को प्राप्त करना है, देश के प्रति हमारी जो भावना है उसके अंदर बढ़ावा हो, इसके लिए ये चैप्टर लिया गया है। तो दिए जल उठे, हमारे चैप्टर का नाम है दिए जल उठे, यानी जागृति आना। ये मतलब इसी तरह से रूपक लिया गया है, जागृत होना। तो दिए जल उठे के जो लेखक है मधुकर उपाध्याय। रास के अंदर हमारे लेखक के साथ हमारे लेखक ने जिस तरह का हूबहू वर्णन किया है और उस वर्णन के अंदर हमारे नेताओं के प्रति जो सम्मान की जो भावना है वो किस तरह से दिखाई गई है, किस तरह से उनके ऊपर प्रजा का विश्वास था और उस विश्वास की कसौटी पर हमारे नेता कैसे पार उतरे हैं, उसकी बात कही गई है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार है? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा, मनाही हुक्म जिसे कहते हैं, लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीड़ी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। तो निषेधाज्ञा लागू होने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैद कर लिया गया, उनको धर लिया गया। तो उसका ये वर्णन है, जहाँ से वल्लभ भाई पटेल ने कलेक्टर शिलीड़ी को अहमदाबाद से भगा दिया था और जब उसे मालूम हुआ कि वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आए हैं और प्रजा के साथ कुछ गोष्ठी होने वाली है, कुछ प्रवचन होने वाला है, उसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसने मनाही हुक्म लागू कर दिया। अब वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया।
जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे, क्योंकि ऐसा तो कोई जटिल या बड़ा अपराध तो था नहीं। और वल्लभ भाई पटेल भी आप सब जानते हैं कि वो भी खुद बैरिस्टर थे, तो सज़ा लगाने के लिए उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता है कि किस मुद्दे के तहत उनको ये सज़ा सुनाई गई है, किस कलम के तहत। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने दंड के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे, दुखी थे, अशांत थे, नाराज थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई तो उसके कारण जो आंदोलन की तैयारी करके रखी थी उसके अंदर कुछ विघ्न, कुछ रुकावट आई। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। तो यहाँ सूचक रूप से यह वाक्य कहा गया है, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज सरकार अब हमारे खिलाफ कोई न कोई साजिश खड़ी करेगी, रचेगी। अब मुझे तो पकड़ लिया गया है मनाही हुक्म के भंग करने के तहत। हो सकता है दूसरे निशाने पर आप हो, क्योंकि अंग्रेज सरकार किसी भी तरह दांडी यात्रा को रोकना चाहती थी। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, विरोध हुआ। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भत्सना की गई। भत्सना, यहाँ भत्सना का मतलब है आलोचना करना, विरोध करना, टीका करना, व्यंग्य करना उसके ऊपर। प्रस्ताव पारित यानी प्रसारित करना नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। तो जैसे ही सरदार वल्लभ भाई को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही सारे देश नेताओं ने इस अपराध के विरोध में अंग्रेज सरकार की कड़ी आलोचना की। अब आगे जाते हैं। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था, यानी निषेधाज्ञा वहाँ तक लागू थी। उनको पता था कि अब सरदार के बाद
गांधी यहाँ आने वाले हैं, तो गांधी को भी हम पकड़ लें ताकि दांडी यात्रा रुक जाए और निश्चित समय पर वो निकल न पाए। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहाँ पहुँच चुके थे कि अगर गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके। तो यहाँ पर हमारे जो नेशनल कांग्रेस थी उसके नेता भी पूरी तरह से तैयार थे। उनको भी पता चल गया था कि सरकार कोई न कोई कदम उठाकर आंदोलन को रोकने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो भी पूरी तरह से तैयार थे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई, गांधी जी रास्ता पहुँचे, लेकिन गांधी के साथ साथ अब्बास जी तैयब जी भी वहाँ आ चुके। हो सकता है अगर गांधी की गिरफ्तारी होती है तो आगे का काम, आगे की नेतागिरी उनको करनी है, लेकिन आंदोलन को रोकना नहीं है, निश्चित समय पर ही वो करना है। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे यानी पास वाले गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। तो गांधी ने दरबारों की प्रशंसा की, क्या कि वो पहले से ही रियासतदार थे, जमींदार थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते थे, फिर भी अपने देश के लिए गांधी के साथ निभाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो उनके अंदर जो हिम्मत थी, जो हौसला था, वह एक उदाहरण बने। इसीलिए गांधी ने कहा कि इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। जवाहरलाल नेहरू को भी समझा दिया गया कि मुझ तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार की नज़र हम पर है। कभी भी किसी भी कारणवश हमें पकड़ लिया जा सकता है। तो जिन मछुआरों पर मुझे विश्वास है, ऐसे कुछ मछुआरों के साथ रात को आपको आना पड़ेगा। आपको एक पूरी रात का जागरण होगा और आप मुझे मिल सकते हैं अगर मिलना चाहे तो। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, विरोध स्वाभाविक था। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी, मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही
यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य साम्राज्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। तो गांधी जी ने जो प्रण लिया था, जो निश्चय किया था कि वो ब्रिटिश आधिपत्य वाले किसी भी रियासत से नहीं निकलेंगे, लेकिन बड़ौदा से उनको निकलना पड़ा। उसका कारण ये था, अगर वो बड़ौदा से नहीं निकलते तो यात्रा निश्चित समय पर समाप्त नहीं हो पाती, उसमें शायद बीच में विघ्न भी आ सकता था अगर लंबी हो जाए तो 20 किलोमीटर के इस लंबे रास्ते को थोड़ा कम करने के लिए गांधी जी ने बड़ौदा से निकलने की तैयारी की। मतलब सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। तो रास की आबादी करीब 3000 थी, छोटा सा गांव था, 3000 की बस्ती वाला, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अब ये सोचना है कि हमारे नेताओं के लिए हमारी प्रजा क्या करने के लिए तैयार थी। अगर आज की समय स्थिति को हम देखें तो हम देखते हैं कि कई नेता भाड़ूती लोगों को लाके अपनी सभाओं में बिठाते हैं, नारा लगवाते हैं, जबकि उस समय ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी। फिर भी लोग अपने आप अपनी देशभक्ति को उजागर करने के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए अपने आप एक छोटे से 3000 की आबादी वाले गांव में 20,000 की संख्या में उपस्थित हो गए। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। गांधी जी ने बता दिया कि सरदार ने अभी ये जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, जेल जाने की जो सज़ा उनको सुनवाई गई है, वो आप लोगों की सेवा के इनाम के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ बोलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अंग्रेज सरकार के गुलाम हैं, कौन? तलाटी और मुखी लोग अंग्रेज सरकार के इशारों पर लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को पीड़ा देते हैं। वो भी इस देश के वासी हैं, तो उन्हें भी अपने योगदान के रूप में अंग्रेज सरकार की नौकरियां छोड़ देनी चाहिए, उनकी गुलामी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं है? गांधी जी ने तलाटी और मुखियों को ऐसा कहा। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं भी तो राजद्रोही हूँ, मैं भी तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहा हूँ, लेकिन मैं तो अकिंचन हूँ, फकीर हूँ। अगर मैं ऐसा गुनाह करता हूँ
मेरे यहाँ देश के जो राजद्रोही लोग हैं, वतन के लिए मर मिटने वाले लोग, उनको अंग्रेज सरकार काला पानी और देश निकाला की सज़ा राजद्रोही बनाकर देते हैं। अगर मुझ जैसा राजद्रोही अगर आ जाए और मैं उसको अपना धर्म मानूं तो अंग्रेज सरकार मुझे क्या सज़ा दे सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुँचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार यानी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। कहने का मतलब कि जवान से लेकर बूढ़े तक सबके अंदर एक देशभक्ति का जोश था। 105 साल की महिला ने भी गांधी जी को कहा कि आप जाते तो हो, लेकिन जल्दी वापस आना और स्वराज लेकर आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देर के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी 8 से 9 बजे का समय रख दिया गया, क्योंकि वहाँ पहुँचने में देरी हुई। और उस समय का वो माहौल भी ऐसा था कि हमारे नेता की तरह, आज के नेता की तरह कोई मर्सिडीज़ में या गाड़ियों में नहीं आते थे, हेलीकॉप्टर या प्लेन में नहीं आते थे। ज़्यादातर तो बैलगाड़ियाँ या पाँव से चलकर ही रास्ता तय करना होता था। आगे हम वो भी देखेंगे कि गांधी जी ने किस तरह से मही नदी को पार किया और कैसे दूसरों को तकलीफ न पहुँचे, प्रजा को, उसका भी ख्याल रखा। ये सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया, ब्रिटिश शासन का। उन्होंने कहा, इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। तो दांडी यात्रा में लगभग हम सबको पता है कि गांधी जी ने पैदल ही यात्रा को पूरी की थी। लगभग हर रोज़ 25 से 30 किलोमीटर तक चलते थे। 70 से 75 साल की उम्र में गांधी जी का जो जज्बा था वो देखने लायक था, और इसीलिए कई कवियों ने भी उनको जवान बुढ़ा कहा है। ब्रिटिश हुक्मरानों यानी शासकों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। तो अंग्रेज सरकार ने पूरी सावधानी बरती थी कि गांधी कोई भी ऐसा हिस्सा न हो जहाँ से नमक का आंदोलन करके उसका भंग करे और अंग्रेज सरकार को नीचा दिखाए। सारी जगह से नमक को पानी में बहा दिया गया।
रास्ते में कहीं भी गांधी कोई भी ऐसा काम न करे, उसकी पुख्ता तैयारी कर ली गई। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। दलदल यानी कीचड़ वाली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे भर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। ध्यान में रखने जैसा है, आधी रात का इंतजार करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम आधी रात के बाद शुरू होने वाला था। अंग्रेजों की आंखों में धूल झांक कर नदी को पार करने वाले थे। गांधी 4 किलोमीटर तक किसी को भी तकलीफ दिए बिना कीचड़ के रास्ते पर चले। रात को झोंपड़ी में ठहरे, आराम किया और आधी रात का इंतज़ार करने लगे। जबकि हमारे आज के नेता ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो महलों में रहते हैं, बड़े बड़े विशाल भवनों में रहते हैं, होटलों में खाते हैं, लेकिन गांधी लोगों के साथ रहकर लोगों की तरह जीना जानते थे। मही के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थीं, दांडिया रास में निपुण दरबार थे और उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। दांडिया रास सरकार का नाश, दांडिया रास सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। विट्ठल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई, उनका नाम भी विट्ठल भाई था। उनकी भी बात यहाँ पे आती है। तो गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुँच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज, रात का राजा, निषाद यानी रात, कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समंदर का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतज़ार कर रहे थे। रात को 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया लोगों से। पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं, बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। इको सिस्टम हो गया था। लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक आवाज़ पहुँच पाए, उतना जोर से प्रतिध्वनि वहाँ पर सुनाई दे रहा था। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुँचे और सीधे विश्राम करने चले गए। 4 किलोमीटर उस किनारे से चले, 1.5 किलोमीटर
इस किनारे पर चले। 5.5 किलोमीटर गांधी दलदली यात्रा करके अपने मुकाम पर पहुँचे और जैसे पहुँचे सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। इसको आपको बार बार पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ उसकी स्टोरी भी आपको याद रखनी है ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब हम दूसरे हिस्से में इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे।